ओके, अब ध्यान दीजिए, क्लास 10th के लिए फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. टुडे वी विल डिस्कस some topics related to this chapter, so please listen it carefully. देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि what is the role of electricity in our life. Electricity is a source of energy that has made our life comfortable and easy. We depend on the electricity for almost all activities in our day-to-day life. आप देखते ही होंगे, electricity is used to glow bulbs and tubes, to heat the electric iron, to heat water, to operate refrigerators and air conditioners, to run electric trains, to operate electric bells, to operate petrol pumps, to fill the fuel in the cars, buses and trucks. उसके बाद आप इधर देखिए, to run computers, to operate projectors. देखिए, to run computers, to operate projectors in cinema halls, to run motors and machines in factories and so on. There is hardly any field where electricity is not needed. Its importance can be felt at once when the electricity supply of our city breaks down. In order to understand the concept of electricity, we must know about the electric and electric charge. तो हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, सबसे पहले तो एक टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक. ठीक है, इलेक्ट्रिक का हिंदी मीनिंग होता है विद्युत. तो अब विद्युत क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं. देखिए, विद्युत उस अज्ञात शक्ति को कहते हैं, उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है. इलेक्ट्रिक इज ए unknown power due to which any object will become able to attract some light materials. तो इसे बहुत दिमाग लगाइए कि जो विद्युत है वो एक अज्ञात शक्ति है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को, अपने आसपास के पदार्थों को खींचने की शक्ति आ जाती है. अगला पॉइंट देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है. देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस. किसी मैटर या सब्सटेंस की एक फिजिकल, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है विच काजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंस. ठीक है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल ड्यू टू विच when this material, this matter will feel a force when it is placed near to any other matter or substance. क्या हुआ, किसी भी मैटर या सब्सटेंस की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह मैटर या सब्सटेंस एक फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है जब उसे किसी सेम मटेरियल या अदर मैटर के आसपास रखा जाता है. जैसे कॉम्ब है, हम लोग हेयर कॉम्ब करते हैं. आप हेयर कॉम्ब कर लीजिए और फिर कागज लेकर, एक पेपर लेकर उसको सिर पर रगड़ लीजिए और फिर उन कागज के टुकड़ों को करके जमीन पर रख दीजिए. ठीक, अब क्या हुआ कि आप जब कॉम्ब को उन कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो कागज के टुकड़े या तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे या रिपेल हो रहे होंगे, पास आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई कॉम्ब में. ठीक है, कॉम्ब भी किसी मैटर से बना है, किसी सब्सटेंस से बना है. तो ये देख रहे हैं, कॉम्ब के मैटर में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब वह दूसरे किसी वस्तु के पास, ऑब्जेक्ट के पास ले जाया जा रहा है, यानी पेपर के पास ले जाया जा रहा है, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंस. जब ये कॉम्ब उस पेपर के पास ले जाया गया तो वहां पर एक फोर्स इसने महसूस किया. तो जिस प्रॉपर्टी के कारण उसे ये फोर्स महसूस हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दैट मैटर. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दैट मैटर. देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्जेज 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है,
एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दो प्रकार के चार्जेज बताए और उनके नाम दिए, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। समझना ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं। भाई इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए, ए सब्सटेंस एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। जब किसी सब्सटेंस को हम रब करते हैं उसी मटेरियल से चाहे अदर मटेरियल से, व्हेन वी विल रब इट देन इट विल एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। कोई सिल्क का कपड़ा है, उस पर किसी ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं, देन ग्लास रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अदर काइंड ऑफ चार्ज। इन दोनों को एक दूसरे पर रब किए, तो रब करने से क्या हुआ कि जो सिल्क क्लॉथ था उस पर एक तरह का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चाहे निगेटिव, और जो ग्लास रॉड था उस पर दूसरे तरह का चार्ज आ गया। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड ऑन रबिंग विद सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, तो ये पाया गया कि जब सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड को रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज उत्पन्न होते हैं, एक्वायर करता है जो, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क क्लॉथ इज निगेटिव, और सिल्क क्लॉथ का जो मैटर है उस पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव। अब यह होता क्यों है ये भी समझ लीजिए। इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद अच्छा उससे बताता हूं मैं। ए सब्सटेंस हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम उसे कहेंगे कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हेन ए रब्ड ग्लास रॉड इज केप्ट क्लोज टू सिल्क क्लॉथ, जब ये रबिंग करने के बाद ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के पास लाया जाता है, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज दे एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन ईच अदर। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक अदृश्य फोर्स, एक इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको जब हम आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इन पर जो चार्ज की मात्रा स्टोर हो जाती है, ठीक है, तो उस स्टोर चार्ज की मात्रा को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं उनको आपस में आपने रब किया तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, किसी पर एक तरह का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और किसी पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज कलेक्ट हो गए किसी मैटर पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इस कलेक्टेड चार्ज को कहते हैं स्थिर वैद्युत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो चार्ज है वो रेस्ट में है, स्थिर है, वो कहीं जा नहीं रहा है। और जब यही चार्ज किसी वायर के थ्रू दौड़ने लगता है, रन करने लगता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट या इलेक्ट्रिसिटी करने लगते हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युति कब कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब वो रब करने के बाद उनके ऊपर चार्ज कलेक्ट हो जा रहे हैं। तो वो चूंकि उसके ऊपर कलेक्ट है, वो रन तो कर नहीं रहे हैं, एक जगह है, तो इस वजह से उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, क्योंकि वो रुका हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब इन्हीं यही चार्ज, जब इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे दोनों मटेरियल को, तो ये चार्ज एक मैटर से दूसरे मैटर की ओर रन करने लगेंगे। तो इसी को फिर हम क्या कहने लगते हैं, करंट कहने लगते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग कैसे होता है किसी सब्सटेंस का। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ ए सब्सटेंस एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग इट विद अनदर सब्सटेंस। जब किसी मैटर को, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब किया जाता है तो कैसे वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो देखते हैं, ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स। हम सब जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किससे मिला, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, तो सबके अंदर एटम है। एंड ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो भी एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उनका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जीरो।
नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उनका 0 होता है। इनफैक्ट एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। इसी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या बराबर है, उनके नंबर इक्वल है, तो इस वजह से उनका कोई जो है इफेक्ट नहीं दिखता है, वो न्यूट्रल होता है एटम। Hence net charge on an atom is 0. The positive charge are tightly bound in the nucleus of atom. आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं, वो तो लूज हो ही नहीं सकते, वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन निगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे हमारे सन के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट। भाई अब देखिए, जैसे अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए जरा सा सोलर सिस्टम को अपने देखिए। मान लीजिए जो सन है वो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बताइए कि सन पॉजिटिव है और जो प्लैनेट्स हैं वो निगेटिव हैं, तो इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा। तो जो प्लैनेट सबसे पास सन के है तो उस पर तो सबसे ज़्यादा फोर्स ना लगा रहा होगा सन, पॉजिटिव चार्ज, फिर उससे दूर वाले पे थोड़ा कम, उससे दूर वाले पे थोड़ा कम, और सबसे लास्ट जो नेपच्यून है उस पर तो सन का जो फोर्स लग रहा होगा वो बहुत कम लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत दूर है। तो इसी तरह एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स लग रहा है, इफेक्ट लग रहा है, वो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पर ज़्यादा है इफेक्ट, और जो लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा उस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की पकड़ कुछ कमजोर होगी, कम फोर्स लगा रहा होगा। ओके, तो क्या हुआ कि अब लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे तो न्यूक्लियस कम फोर्स लगा रहा है। तो देखिए आगे क्या हुआ। व्हेन ए सब्सटेंस इज रब्ड विद अनदर मटेरियल, अब इस सब्सटेंस को जब किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब किया जाता है, द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर एटम्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे जिन पे कम फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस का, अब ये रगड़ की वजह से, रबिंग की वजह से उनको कुछ एनर्जी मिल गई, और इस एनर्जी की वजह से वो क्या किए, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को उन्होंने ब्रेक कर दिया, उनसे वो मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए एटम से। ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड टू द मटेरियल विद विच द सब्सटेंस इज रब्ड। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ये उस मटेरियल के न्यूक्लियस में चले गए जिनसे आप रब कर रहे थे। ठीक है, पहले वाले मटेरियल से, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे वाले मटेरियल के आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गए, ट्रांसफर हो गए। नाउ द एटम्स ऑफ सब्सटेंस लूजिंग, अब क्या हुआ, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब भाई जो पहला वाला सब्सटेंस था ऑब्जेक्ट, अब उसके आउटर मोस्ट से तो इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो अब क्या हुआ कि अब पहले वाले ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर इक्वल तो हुआ नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए वहां। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दीज एटम्स हैव मोर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देन द इलेक्ट्रॉन। अब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, और तो इस वजह से क्या हुआ, हेंस द एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि अब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल नहीं हुए, निगेटिव कमजोर हो गया, कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो इस वजह से हम उस एटम को क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया। ऑन द अदर हैंड
द मटेरियल टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड हैज नेट नेगेटिव चार्ज। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो पहले वाले मैटर से मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए दूसरे वाले पर, तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो वहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ गया और प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। तो इस वजह से उस एटम को हम क्या कहेंगे, निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज। पर बताए गए एग्जाम्पल को और थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये कोई दो एटम है, ठीक है, कोई भी मैटर है उसके दो एटम है और उन एटम्स में देखिए ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, 5 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और अलग अलग ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट मैंने एक ही बनाया है, इसमें कई ऑर्बिट होते हैं। देखिए इसमें कई ऑर्बिट होते हैं। तो अब आपको समझाने के लिए मैंने इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को नहीं मूव कराया है, रिवॉल्व कराया है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो देखिए प्रोटॉन से ये ऑर्बिट पास है, ये ऑर्बिट थोड़ा दूर है, ये ऑर्बिट और दूर हो गया। तो भाई जो ऑर्बिट जितना दूर होगा तो उसमें के इलेक्ट्रॉनों पर इस प्लस का फोर्स भी तो उतना कम होता जाएगा जितना दूर आप होते जाएंगे। तो देखिए शुरुआत में क्या था, जब रबिंग नहीं की गई थी तो इस एटम के अंदर 5 प्लस चार्ज भी थे और 5 निगेटिव चार्ज भी थे, यानी प्रोटॉन भी 5 थे और इलेक्ट्रॉन भी 5 थे। तो 5 प्लस और 5 माइनस, तो टोटल सम क्या हुआ, नेट चार्ज 0। इसी तरह इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे इधर और 5 प्रोटॉन थे, तो इक्वल नंबर था प्लस और माइनस, तो नेट चार्ज क्या था, 0। अब हमने इसको रबिंग करा दिया। जब रबिंग करा दिए, आफ्टर रबिंग, तो देखिए अब जब हमने रबिंग कराया तो रबिंग कराने पर देखिए क्या हुआ, इस वाले एटम का एक इलेक्ट्रॉन वो इस एटम पे ट्रांसफर हो गया, देख रहे हैं, इस एटम पे ट्रांसफर हो गया। जब रबिंग हुई भाई उसको एनर्जी मिली, रबिंग से एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिलने पर वो क्या हुआ, फ्री हो गया और जंप करके इस वाले एटम के आउटर ऑर्बिट में आ गया। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन 5 हैं, प्लस वाले 5 हैं, लेकिन निगेटिव वाले 4 ही बचे। तो और यहाँ पे क्या हुआ, जंप कर गया तो निगेटिव वाले 6 हो गए और प्रोटॉन तो 5 के 5 ही हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पहले वाले केस में क्या था कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज क्या था, 0। लेकिन अब क्या हुआ कि इस पर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया तो इस पर अब निगेटिव चार्ज कम ना हो गए और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई 4 ही निगेटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज 5 हैं। तो अगर इनका ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव ना कहा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का इफेक्ट ज़्यादा है, इस पर निगेटिव कम है। तो इसको कहा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई और प्रोटॉन की संख्या 5 ही है, तो भाई निगेटिव वाला ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला कम ही हो गया, तो नेट चार्ज 0 तो होगा नहीं, तो जो ज़्यादा होगा उसका ही प्रभाव ज़्यादा माना जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया। यही चीज़ ऊपर के एग्जाम्पल में आपको समझाया जा रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कॉम्ब और पेपर, कागज के टुकड़ों के बीच फोर्स लगने का, वहाँ भी यही हुआ। आपने क्या किया, कॉम्ब को अपने हेयर पे रब किया, तो कॉम्ब को हेयर पे रब किया तो क्या हुआ कि कॉम्ब का कुछ इलेक्ट्रॉन हेयर में चला गया, ठीक है। तो कॉम्ब पर क्या हुआ, चार्ज की कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब पेपर को हमने रब किया अपने हेयर पर, तो पेपर को रब करने पर क्या हुआ कि हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन पेपर पर जंप कर गए, ट्रांसफर हो गए पेपर के एटम में। तो पेपर के एटम पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो गया। अब देख रहे हैं कॉम्ब इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया और पेपर इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो गया। तो अब इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा ना, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं कि कौन सा फोर्स लगेगा। इसी तरह जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया गया था, तो वहां भी यही हुआ था
कि क्या हुआ कि ग्लास रॉड पर के एटम के आउटर ऑर्बिट के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क क्लॉथ के एटम पे चले गए। तो हुआ क्या कि ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया, और वहीं सिल्क क्लॉथ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए, तो वो इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो गया। तो इस तरह से दोनों चार्ज्ड हो गए। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन किसी पे कमी हो जाती है, किसी पे अधिकता हो जाती है, इसी कारण वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं और हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, देयरफॉर व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ द ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है ग्लास रॉड पे, हेंस हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए उस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऑन द अदर हैंड सिल्क एक्वायर्स दोज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस हैज निगेटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो जाता है, निगेटिव चार्ज उस पर आ जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ चुके हैं, तो अगला पॉइंट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंड वी मस्ट नो अबाउट इट। पहला पॉइंट है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। भाई आप जब रबिंग करते हैं हम कोई भी दो सब्सटेंस का आपस में, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक निगेटिवली चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के जो चार्ज होने में सबसे बड़ी अहम भूमिका है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस पर ज़्यादा होंगे वो निगेटिव चार्ज हो गया, और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी जिस पे से जंप करके गया उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जंप करके गए वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो निगेटिव चार्ज हो गया। तो यदि हम निगेटिव चार्ज यानी ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं जिन पर निगेटिव चार्जेज हैं दोनों पर, तो जब उनको एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाइए, साउथ पोल को पास लाइए, तो वो क्या करता है, सेम पोल होता है तो रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और वहीं अपोजिट चार्ज रहता है, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज। अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दो सब्सटेंस हम लाए चार्ज पार्टिकल्स जिन पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच क्या होगा, सेम पोलरिटी है, सेम चार्ज है, तो इनके बीच रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। चाहे निगेटिव वाले दो सब्सटेंस ले लें, मान लीजिए कि दोनों सब्सटेंस पे निगेटिव चार्ज ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ही, तो भी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। और इसी का अपोजिट, यदि दो चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी वो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी वो निगेटिवली चार्ज है, तो जब उनको हम ले आएंगे एक दूसरे के पास, तो जैसे मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पे प्लस है एक पे माइनस, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडेड एल्जेब्रिकली। जिस तरह हम सिंपल एडिशन करते हैं किसी भी चीज का, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज आर आल्सो कैन बी एडेड इन द सेम वे। और डिटेल में इसके बारे में हम थोड़ा सा 12th वगैरह में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। तो जैसे इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने नहीं स्टडी किया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व, इसे ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
बट द algebraic sum of positive and negative charges in an isolated system remains constant. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे रब किए और रब करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई दूसरा फोर्स ना लगे, तो जो रगड़ने से पहले, रबिंग से पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितना रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट का मिलाकर, तो रबिंग के बाद ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करने पे जंप कर गए, क्योंकि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो वो जंप करके दूसरे एटम पे चला गया। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, वो सेम होगा। उसका जब सम निकालेंगे हम, तो वो उतना ही होगा जितना कि रबिंग के पहले था, दोनों का मिलाकर। ओके, शर्त यह है कि इसके एक बार रबिंग के बाद फिर कोई दूसरे तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसके साथ न किया जाए, कोई दूसरा फोर्स या दूसरी एक्टिविटी उस पर न की जाए। तो क्या होगा कि टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटिस्ट, इट मीन्स ए सब्सटेंस और ए बॉडी हैज इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल एक होल नंबर के रूप में होंगे, नेचुरल नंबर के रूप में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स में होंगे, फ्रैक्शंस के रूप में होंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होते हैं वो एक निश्चित नंबर में होते हैं। एनी चार्ज बॉडी और सब्सटेंस हैज ए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किसी मल्टीपल के रूप में होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे Q चार्ज है तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में 2Q, 3Q, 4Q, इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, चार्ज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसीलिए एक फार्मूला देखिए इनको लेकर बनाया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो सकता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? नंबर्स हैं कि कितने चार्ज हैं उस पर, ठीक है। 1Q है, 2Q है, 3Q है, कितने हैं। और E क्या है कि किसी हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इससे हमें पता चल जाएगा। हमको जब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है पता करना होगा तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वही टोटल चार्ज आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। यू शुड कीप इट इन योर माइंड, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। देखिए अब इस फिगर से समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए रबिंग के बाद क्या हुआ कि इस पर का एक इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर गया, ट्रांसफर कर गया। तो भाई कितना भी छोटा सब एटॉमिक मटेरियल हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, ये तो एग्जांपल है कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन इस पे जंप किया, लेकिन केवल एक एक एटम का मैंने एग्जांपल बताया। लेकिन आप जब कोई मैटर लेकर एक दूसरे पर रब करेंगे तो पता नहीं कितने एटम एक दूसरे से रब करेंगे और पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो इसका मतलब कि जब कई इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करेंगे तो इस पर इस एटम का मास जो है वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गए, और इसका जो मास है वो कुछ बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक हो गए तो इसका कुछ ना कुछ मास बढ़ जाएगा और इसका कुछ ना कुछ मास घट जाएगा। तो यही चीज समझाया जा रहा, यही समझा रहा है कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, तो उसका क्या होगा, मास कुछ कम हो जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस सब्सटेंस पर, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे उसका क्या हो जाएगा, मास कुछ बढ़ जाएगा। यानी निगेटिवली चार्ज वाला जो एटम होगा उसका मास कुछ बढ़ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज वाले का मास कुछ घट जाएगा। चलिए चार्ज की यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमें याद कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ों पर कितने कितने चार्ज होते हैं ये बताया गया है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। एंड चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, तो ये उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, बस साइन डिफरेंट होती है। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना मास होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, और हर एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये टर्म्स आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे अभी जो एक फार्मूला बताया गया आपको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, तो ये जब आप यूज करेंगे फार्मूला, अभी बहुत से न्यूमेरिकल होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, किसी एटम पे कितना चार्ज है, उससे कैलकुलेट कीजिए। तो वहाँ पे हमें देखिए कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह बहुत से न्यूमेरिकल होंगे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मास की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटॉन के मास की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटॉन के चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू शुड कीप इट इन योर माइंड, ओके, सो लर्न इट। एंड इन लास्ट अभी और भी जो टॉपिक्स हैं वो अपने अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। यदि पसंद आया या कोई सुधार है, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। यहाँ पे करके भी दिखाया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो Q इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो उससे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू n। तो हम फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू एनी, प्लस माइनस इसलिए लगाया गया था कि भाई को किस तरह का चार्ज आप ले रहे हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एनी, तो अब आपको Q पता है, E पता है, n का निकाल लीजिए वैल्यू, n इज इक्वल टू Q बाई E। 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज, अगर कहा जाए कि किसी वायर में से 1 कूलम चार्ज पास हुआ, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए उस वायर से। देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, प्लस है माइनस नहीं। तो अब ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स के दौरान हमें इन फार्मूलों का यूज करना है। ओके, थैंक यू। यह एक टॉपिक छूट गया था, इसीलिए इसमें ऐड किया हूँ।